इस ट्रेड डील के बाद और इससे पहले 8 देशों के साथ जो डेवलप कंट्री है उनके साथ भी ट्रेड डील की गई, तो जो हम लोगों ने अपने रेड लाइन एरियाज थे उस पर कोई समझौता नहीं किया। इस ट्रेड डील में भी हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जहां पे हमारी बढ़त है, जहां पे हमारे किसान की नहीं बढ़ता है, उस पर कोई समझौता नहीं किया। तो ऐसे में यूएस का जो दबाव एक तरीके से रहता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसने का, वो दबाव कम होगा। अजय श्रीवास्तव सर। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने एग्रीकल्चर में कुछ छूट नहीं दी टैरिफ में। हमने प्रोसेस एग्रीकल्चर में काफी चीजों में छूट दी है, और जो ईयू ने अपना ब्रीफ दिया उसमें वो सब चीजों ने लिस्ट की है डिटेल में। अब जो कोर एग्रीकल्चर है, बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसको हम जैसे कि ग्रेन्स हैं, गेहूं, चावल, मक्का, इन सब की बात है, इसमें हमने कोई वो नहीं दिया है। तो अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है कि वो कोर एग्रीकल्चर के पीछे पड़े हुए हैं। उनको चाहिए कि गेहूं, चावल, मक्का, सोया, इन सब में वो हम नहीं खोल सकते हैं। प्लस दूसरा, वो जीएम प्रोडक्ट्स के पीछे पड़े हैं। तो ईयू समझता है ये सब, इसलिए दे हैव अग्रीड कि हम इस करने के मूड में नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है। तो अमेरिका भी समझेगा, और ईयू का एग्जाम्पल देखेंगे तो वो देखेंगे कि मतलब ये कोई नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स नहीं, ये सब लाइवलीहुड इश्यूज हैं हमारे यहाँ जो कोर ग्रेन्स के बारे में है। 700 मिलियन, 70 करोड़ लोग वहां पर लाइवलीहुड के लिए निर्भर है इन सब चीजों पर। तो ये ट्रेड इशू है ही नहीं हमारे लिए, तो हम नहीं खोल सकते हैं, केवल अपना डिस्ट्रक्शन करके खोल सकते हैं। इसलिए सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, जहां हम लोग कंफर्टेबल है वहां ईयू को हमने एक्सेस दी है, जहां कंफर्टेबल नहीं है यूएस से डील नहीं किया हमने। और अजय सर, आप बता दीजिए, चूंकि आप डील की बारीकियों को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, कि भारत के लिए किन किन सेक्टर में अब इस डील के लागू होने के बाद संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि डील लागू होने तक तो इंडस्ट्री इंतजार करेगी नहीं, डील की जैसे बारीकियां निकल कर सामने आएंगी वो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपने मार्केट को तलाशना, अपने ग्राहक को तलाशना शुरू कर देंगी पहले से ही। देखिए, ये जो है डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो 450 मिलियन जो है रिच कंज्यूमर्स हैं मोस्टली, और केवल जो हाई एंड गुड्स हैं, हाई क्वालिटी गुड्स हैं, वो जाएंगे। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं, जैसे टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स है, मिडअप्स हैं, शूज हैं, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। हाँ, बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जैसे शर्ट्स में टैरिफ 12% है, शूज में 8 से 16% है। ऐसे टैरिफ अधिक है भी जीरो होंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। आज वियतनाम और बांग्लादेश जो हमारे कंपटीटर हैं, वो अपना एक्सपोर्ट कर पाते हैं ईयू को जीरो टैरिफ में। हम मार खाते हैं टैरिफ की वजह से, तो ऑफ कोर्स जीरो से बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये हमको सोचने की जरूरत है, इनवर्ट देखने की जरूरत है। जब हम करीब 15 साल पहले जापान से एफटीए कर रहे थे, तो इंडस्ट्री ने कहा कि जापान तो रिच कंट्री है, आप वहां कहिए गारमेंट में जीरो टैरिफ कर दें इमीडिएटली हमारे लिए। तो सरकार ने जापान से बात की, वो मान गए, और डे वन से जीरो टैरिफ हो गया। लेकिन आज 15 साल हो गए, हमारा एक्सपोर्ट तो गारमेंट का वहां बहुत ही इनसिग्निफिकेंटली बढ़ा है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में बेचने के लिए आपको अपनी क्वालिटी और काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम वो ध्यान रखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ेगा, इतना हम सोच रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल चाइना का भी दिया जाता है कि एक समय है जब हम लोग चाइनीज माल कह के चिढ़ाते थे घरेलू कोई प्रोडक्ट को, किसी को, कि चाइनीज जो सामान होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। लेकिन धीरे धीरे बहुत तेज़ी से चाइना ने अपने आप को इम्प्रूव किया, आज पूरी दुनिया में चाइना के सामान वहाँ पर बिक रहे होते हैं। तो इसकी संभावना भारत में कितनी रहते हैं अभिजीत दास साहब? देखिए, इसकी संभावना भारत में तब होगी जब हमारा स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हमें मिलेगा, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जिसके वजह से फिर जो अपने प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास फाइनेंशियल वेयरविथॉल होगा, इंसेंटिव होगा कि वो क्वालिटी बढ़ाएं। तो हमें अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव करना, बढ़ाना है, और हमें लेसन्स लर्न करने हैं कि किस प्रकार चीन ने अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव किया। चीन ही क्या, आज से कुछ दशक पहले जापान की भी वही हालत थी, लेकिन अथक प्रयास से क्वालिटी इंप्रूव किया जा सकता है। तो हमें यह जरूर इन दोनों देशों से सीख लेनी चाहिए कि प्रोडक्ट के क्वालिटी में यदि हम गुणवत्ता को बढ़ाएंगे नहीं, तब विश्व बाजार में हमारा जो भी पोटेंशियल है वो पोटेंशियल पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हो पाएगा।
इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि हमें इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना होगा, तभी हम जितने बाज़ार में जा रहे हैं, जहाँ एंट्री मिल रही है, उस पोटेंशियल को हम रियलाइज़ कर पाएंगे। इसकी शुरुआत क्वालिटी पर सवाल उठाना शुरू किया था नरेश कौशिक साहब ने, इनके पास वापस से आऊँगा। लेकिन शशांक सर, जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार मिशन का सहारा ले रही है, अपने पे जो अलग अलग एम्बेसी है वहाँ का सहारा ले रही है कि आप भारतीय प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार में मदद करिए, फोकस प्रोडक्ट स्कीम बढ़ा रही है, और इन सब समय में ऐसे का डील किया जाना, इसमें ये डिप्लोमेटिक तरीका कितना काम आएगा कि भारत के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी हो सके, भारत के प्रोडक्ट का अच्छा बाजार मिल सके यूरोप में? देखिए, जो कमर्शियल डील्स होनी है तो उसमें तो जो अभिजीत साहब ने कहा है और नरेश कौशिक जी ने कहा है, वो जब आवश्यक है कि क्वालिटी बढ़ानी आवश्यक है। और जो एशिया के साथ में जैसे सप्लाई चेन की जो रिलेशनशिप बनी थी, जो चेन्स बनी हैं, उनकी वजह से चीन में क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट होता चला गया कि पहले छोटे आइटम्स में हुआ, फिर ज़्यादा बड़े आइटम्स में होना शुरू किया, और फिर अब ऐसी हालत होगी कि अब वो यूरोप ने और अमेरिका ने कहना बंद कर दिया है कि उनके यहाँ से टेक्नोलॉजी चोरी करके या और आइटम चोरी करके चीन ले जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए आवश्यक है कि पहले हम जो सप्लाई चेन्स वगैरह जो बनी हुई हैं हमारी एग्जिस्टिंग, उनको इम्प्रूव करें पूरे तरीके से, और जहाँ बना सकते हैं उनको बनाएं, और अपने नेगोशिएशंस में ये भी देखें कि कोई चीज़ आत्मनिर्भरता ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमारे यहाँ हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ सप्लाई चेन्स भी बननी आवश्यक है, जिससे कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स लिए जा सकते हैं, बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं अपग्रेडेड क्वालिटी गुड्स के बनाने के लिए, तो वो हम बना सकेंगे। क्योंकि अभी तक हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज में तो अच्छा रहता है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में अभी तक हम पूरे तरीके से अपने मार्केट को पूरे तरीके से नहीं बना पाते हैं उसके लिए। इसमें दो चीज़ें और हैं इस पूरे ट्रेड डील में, जो हम लोग गुड्स और की बात कर रहे थे, लेकिन सर्विस भी एक बड़ा हिस्सा है। सर्विस सेक्टर में भी मोबिलिटी का पूरा एक रोड मैप यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा, डिफेंस टाई पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया रक्षा सहयोग को लेकर के। ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए, और भारत के लिए किस तरह के पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा, क्या अवसर पैदा होंगे,